हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति होती है। देखो, जिस तरह से प्रकाश होता है हमारे पास, प्रकाश मतलब लाइट, ठीक है, लाइट होती है। इसमें बताया था कि द्विप्रकृति होती है। सबसे पहले जो ये अवधारणा दी थी द्वैत प्रकृति की, डबल नेचर की, जो अवधारणा दी थी ये दी थी, सबसे पहले दी थी ऑस्टिन ने। ठीक है ना, ऑस्टिन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दी थी। उसी प्रकार से कुछ कण होते हैं, कुछ कण मतलब मूल कण होते हैं कुछ, जिनमें की डबल नेचर होता है या द्वैत प्रकृति होती है। तो ये किसने बताया था? ये बताया था आपके लुइस डी ब्रोगली ने। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है कि लुइस डी ब्रोगली ने बताया था कि द्वैत प्रकृति होती है। अब ये किस कण में होती है, ये किसने बताया था? किसमें बताया था? इलेक्ट्रॉन में। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन में द्वैत प्रकृति होती है, लेकिन ये बताया किसने था? लुइस डी ब्रोगली ने, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन अब आ सकता है क्योंकि ये वाला आ चुका है, इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। देखो, क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्या वो होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और इलेक्ट्रॉन की अवस्था या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। ठीक है ना, तो क्वांटम संख्या क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन की अवस्था, अवस्था मतलब स्टेट, और किस चीज के बारे में बताती है? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर मतलब एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी लेवल को बताती है, उसे हम बोल देते हैं क्या? क्वांटम संख्याएं। अब ये होती कितनी है? ये टोटल होती हैं चार प्रकार की। चार कौन कौन सी होती है? एन, एल, एम और एस। अब देखो, जो एन होती है इसे हम बोलते हैं मुख्य कक्षीय संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षीय क्वांटम संख्या इसे हम बोल देते हैं। ठीक है, जिस कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन वही इसकी एन की वैल्यू हो जाती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है तो एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में है तो एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस तरह से होता है। वहीं अगर हम एल की बात करते हैं तो एल हमें बताता है कि इसका जो त्रिविमीय आकृति है वो कैसी है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब हम संक्रमण पढ़ते हैं, संकरण पढ़ते हैं, तो sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। तो हम देखते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है? लीनियर है ना। ये हमें एल से पता चलता है। और sp2 हम देखते हैं, sp2 की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है, ये हमें एल से पता पड़ता है। sp3 की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है, तो ये भी हमें एल से पता पड़ता है। तो ये क्या बता रहा है? ये त्रिविमीय स्ट्रक्चर है, त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय क्या मतलब? त्रिविमीय स्ट्रक्चर। त्रिकोणीय पिरामिडीय है मतलब क्या है? त्रिविमीय स्ट्रक्चर बता रहा है। तो एल क्या बताता है? एल बताता है त्रिविमीय स्ट्रक्चर। ये चीजें भी याद रखना है आपको, है ना। त्रिविमीय संरचना के बारे में जानकारी देता है। वहीं अगर हम एम की बात करते हैं तो एम क्या बताता है? एम हमें मोस्टली बताता है कि स्थानीय अभिविन्यास कैसा है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास के बारे में जानकारी देता है एम। ठीक है, जिससे हमें अभिविन्यास पता पड़ता है। वहीं अगर हम एस की बात करें तो एस हमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण बताता है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण दो प्रकार का होता है, ठीक है ना, जिसे हम एरो से शो करते हैं। ओके, अगर किसी कक्षक में पूरे एरो फिल होते हैं, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरी तरह से अचुंबकीय हो जाता है। वहीं अगर केवल एक है तो ये कैसा हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये प्रबल चुंबकीय है, मतलब कि लोह चुंबकीय है, या अनुचुंबकीय है। तो ये इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने पर डिपेंड कर, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मान लीजिए पी कक्षक है, अब यहाँ पर ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये एक पी है जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर हम कोई एस कक्षक देखें किसी आ, परमाणु का, और उसमें केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी इसके पहले के सभी फिल है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप ये देखोगे कि जो चुंबकीय क्षमता होती है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले की ज्यादा होती है, और यही फर्क डाल देता है फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। मतलब कि लोह चुंबकी और अनुचुंबकी, ये वाला तो हो जाएगा लोह चुंबकी क्योंकि ये प्रबल चुंबकी होता है, और ये वाला हो जाएगा अनुचुंबकी क्योंकि इसमें केवल एक ही है और इधर पर 3 है। समझ गए? ये इस वजह से।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास है ना, ये जब मैं कभी थ्योरी क्लास पढ़ाऊंगा आपके ये पूरे कंप्लीट होने के बाद, अभी तो नहीं, करीब 2 महीने बाद ही होगा, तो आप देखोगे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स टॉपिक वाइज जिस तरह से मैं बताऊंगा भल, और मैं वीडियो 1 घंटे या 2 घंटे की नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा 15 मिनट के, 10 मिनट के, या फिर 7-8 मिनट के। केवल एक टॉपिक एक वीडियो में कवर किया जाएगा, और उस टॉपिक से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सभी आप कर पाओगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, चक्रण क्वांटम संख्या में कितने मान होते हैं? देखो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं? चक्रण कौन सी होती है? स्पिन। चक्रण मतलब स्पिन। कितने होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि स्पिन दो होते हैं, एक तो एरो ऊपर, एक एरो नीचे। तो कितने मान हो सकते हैं चक्रण चक्रण क्वांटम संख्या के? सिर्फ 2 मान हो सकते हैं। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। और एल के कितने मान होते हैं? 4, 0, 1, 2 और 3। ये एस के लिए होता है, पी के लिए, डी और एफ। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए अगला है, परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान है, मतलब कि जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में समान स्थान पर होंगे, समान स्थान पर रखे जाएंगे। ठीक है ना, समान स्थान पर रखे जाएंगे आवर्त सारणी में, क्योंकि इनकी प्रोटोनों की संख्या समान है। प्रोटोनों की संख्या समान होने का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या समान, मतलब कि एटॉमिक नंबर जो है समान हो जाएगा। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर समान होने से ये एक ही स्थान पर रखे जाएंगे, और समान स्थान पर रखे जाने वाले कौन होते हैं? सम स्थानिक। ठीक है ना, ऐसे याद करना है। सम स्थानिक मतलब आइसोटोप्स। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर? सम स्थानिक, ऑप्शन डी। अगला, एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या होता है? जो अणु का द्रव्यमान होता है, समस्थानिक है, उनके अणु का द्रव्यमान है। जैसे कि मान लीजिए 1H1 है, एक 1H2 है, और एक है 1H3। अगर इन सब का एटॉमिक मास देखा जाए, एटॉमिक मास, फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या देखी जाए, और यहाँ पर देखी जाए प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है। वहीं अगर हम प्रोटॉन की संख्या देखें तो सभी में एक है, और न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो अगर आप ये देखो तो ये बदलती है, वेरिएबल है, मतलब बदलाव आ रहा है, और इसी बदलाव के कारण एटॉमिक नंबर में भी बदलाव आ जाता है। तो कौन होता है जिम्मेदार? न्यूट्रॉन। ओके, आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है? नहीं, एक ही है। देखो प्रोटॉन की संख्या समान है, 1, है ना, ये एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ऑप्शन बी सही है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप मतलब सम स्थानिक की यहाँ पर आपसे बात की जा रही है। ठीक है, अब आपके ऑप्शन है भिन्न परमाणविक क्रमांक और भिन्न परमाणविक संहति होती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। देखो समस्थानिक की अगर आप बात कर रहे हो तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, परंतु परमाणु संगति भिन्न होती है। मतलब कि ये चीज सही है लेकिन ये चीज गलत है, मतलब ये चीज गलत हो जाएगी, हालांकि ये चीज सही है। दूसरा, परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं? नहीं, भिन्न नहीं होते। एक जैसी परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न परमाणु संहति होती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अभी हमने देखा था हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 और 1H3 में ये क्या होता है? ये सब अलग है, मतलब डिफरेंट है। ठीक है ना, और ये कैसे हैं? ये एक जैसे हैं। ओके, समान है, सेम है। अगला क्वेश्चन, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या मतलब आप समझ जाइए। देखो आइसोबार में क्या हो जाते हैं? समान भार। कौन होते हैं? समान भार, जिनका भार समान होता है। आइसोटोप मतलब जिनका क्रमांक समान होता है। आइसोटोन और आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं? समावयवी होते हैं। ओके, अब देखो
और समावयवी में क्या होता है? समावयवी में होता है जो परमाणु या अणुसूत्र होता है, जो अणुसूत्र तो समान होता है, परंतु संरचना कैसी होती है? भिन्न। ठीक है ना, ये होता है समावयवी। अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक से ज्यादा कोई तत्व है ना, तत्व एक ही है और उसके परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या अलग, उसे क्या कहते हैं? अगर देखो, अगर तत्व एक है, तत्व एक है मतलब परमाणु क्रमांक सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्योंकि तत्व एक ही है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। और परमाणु द्रव्यमान मतलब कि एटॉमिक मास अलग है, तो एटॉमिक मास अलग है और परमाणु क्रमांक एक है, मतलब क्या हो जाएगा? ये आइसोटोप हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन। आइसोटोप्स के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समान होना आवश्यक नहीं है, या फिर भिन्न भिन्न होना आवश्यक नहीं है? आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समान होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जो रासायनिक गुण होते हैं, कैसे होते हैं? रासायनिक गुण मेनली डिपेंड किस पे करते हैं? बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करते हैं, और जो ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं आइसोटोप में समान होते हैं। कैसे होते हैं? आइसोटोप्स में समान रहते हैं, और यही कारण है कि रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। रासायनिक गुण भी समान रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इस वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक ड्यूटीरियम में क्या होता है? 1H2। प्रोटियम क्या होता है? 1H1। रेडियम नहीं, टाइटेनियम 1H3। बिल्कुल सही, तो ये होता है टाइटेनियम, जिसको क्या बोलते हैं? ये एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अगला, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं, या फिर बैलेंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, समान के लिए हम क्या लगाएंगे? आइसो। और इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे आइसोटोप, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। ओके, इस तरह से। अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु के, अब देखो आइसो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप लोग सोच रहे हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो प्रोटॉनों की संख्या भी समान होगी, तो क्या ये आइसोटोप है? ऐसा नहीं है। देखो इन्होंने क्या बोला है? परमाणु, अणु या आयन। अगर हम देखो आयन की बात करें तो आपके यहाँ पर आप क्या देखोगे? जैसे आपने देखा O-2 है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है। वहीं अगर कोई आप दूसरा आयन लेते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी जो आप लेना चाहो वो हो सकता है। जैसे कि अगर आप Al+3 ले लो, तो ये तो अपना O-2 और Al+3 दोनों ही कैसे हो जाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम में होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से -3 चले गए तो बचे 10, और यहाँ पर +2 आ गए तो क्या हो गए? 10। ठीक है ना, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसी तरह से आप अणु में भी देख सकते हो, बहुत सारे अणु होते हैं, जैसे कि अमोनिया आप एक तरफ ले लो, ठीक है, NH3। इसी NH3 में कितने हो जाएंगे? NH3 में भी हो जाएंगे 10। ठीक है। और वहीं अगर आप देखो और कोई दूसरा अणु ले लो जो आप लेना चाहो, जैसे H2O ले लो, H2O में कितने हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो H2O में भी कितने हो जाएंगे? 2 और 8 कितने हो गए? 10।
तो अगर आप देखो तो NH3 और H2O, ठीक है, दोनों ही कैसे हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों, क्योंकि इसमें भी 10 है। अगर आप नाइट्रोजन में देखो तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है। उसी प्रकार हाइड्रोजन में 1 होता है, इसलिए 1 × 2, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। इसी तरह से आप परमाणु में भी देख सकते हो, जो परमाणु होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, उच्चतम ऊर्जा स्तर बोलें, या फिर उच्चतम ऊर्जा स्तर, या फिर बाह्य ऊर्जा कोष, या फिर हम बोलते हैं बाह्य ऊर्जा कोश। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो कि नाभिक में है, इसके बाहर दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो ये जितनी बाहर की कक्षा में जाते जाओगे ऊर्जा उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इसे आप बोलोगे यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जो केवल 2 है, इसे आप बोलोगे एल कक्षा। ठीक है। इधर पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 एम हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से के हो जाएगी, ये वाली है के, एल, एम, एन, इस तरह से बढ़ती जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा होगी, मतलब एन की एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एम से, एम की ज्यादा होगी एल से, और एल की ज्यादा होगी के से, है ना। ये एनर्जी का है, और अगर इसके आगे और भी जाओगे तो इसी तरह से, तो ये है बाह्यतम कोश। ठीक है, बाह्यतम कोश मतलब उच्चतर स्तर, उच्चतर ऊर्जा स्तर, है ना, ये वाला है उच्चतम ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पर क्या होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ना कि प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन नहीं बोलते, कक्षीय इलेक्ट्रॉन नहीं, इन्हें क्या बोलेंगे, संयोजकता इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। रासायनिक गुणधर्म की बात हो रही है, अभी हमने बात की थी रासायनिक गुणों की। ठीक है ना, की थी ना हमने, यहाँ पर कहीं की थी हमने रासायनिक गुण की बात, तो ये है रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण किस पर निर्भर कर रहे थे, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपसे वही चीज पूछी है कि रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं, तत्व की सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, तत्व के समस्थानिकों की संख्या पर, तत्व की द्रव्यमान संख्या पर, या तत्व के न्यूट्रॉनों की कुल संख्या पर। तो सही आंसर क्या है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, क्योंकि इन्हें ही क्या बोलते हैं, यही तो होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की, मतलब रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। मैरी क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, हेनरी बैकरल ने, या फिर जे थॉमसन ने। सही आंसर है हेनरी बैकरल ने। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट दो होती है, एक होती है बैकरल और एक होती है क्यूरी। क्यूरी को हम सीआई से रिप्रेजेंट करते हैं, बैकरल को हम बीक्यू से रिप्रेजेंट, और बड़ा कौन होता है, क्यूरी, है ना। कोई ये मत समझना कि बैकुरल ने खोज की थी तो बैकुरल बड़ा होगा, नहीं, क्यूरी ज्यादा बड़ा होता है, और 10 की घात 4 बैकुरल बराबर 1 क्यूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, रेडियो धर्मता का यूनिट क्या होता है। वही चीज आपसे पूछ ली है, एंगस्ट्रॉम होती है, नहीं, एंगस्ट्रॉम किस चीज का होता है, तरंग दैर्ध्य के लिए मेजर करते हैं, तरंग दैर्ध्य, या फिर आप बोल सकते हो दूरी का होता है, लेकिन मोस्टली जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ, है ना, इन्हें हम किससे मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम से। क्यूरी होता है, बिल्कुल सही। कैंडेला, ज्योति तीव्रता को हम देखते हैं। फर्मी, फर्मी क्या होता है, फर्मी भी, इससे हम व्यास वगैरह मापते हैं, ये दूरी का ही होता है ना। देख, जैसे आपने देखा हो 10 की घात -15, ये क्या होता है, ये हमारे नाभिक का होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का व्यास होता है ये। ठीक है, और परमाणु का कितना होता है, 10 की घात -10, ये भी आपसे पूछा गया है, एटम रेडियस। ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूक्लियस, मतलब नाभिक की रेडियस होती है ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, चलिए
अगला को, हाँ, और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, सीआई से। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, रेडियो धर्मिता किस चीज से नापी जाती है? पोलरीमीटर से, कैलोरीमीटर से, बैरोमीटर से, या गीगर मूलर काउंटर से? तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, गीगर मूलर काउंटर से नापी जाती है। अब देखो कैलोरीमीटर से क्या नापी जाती है, कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। वहीं बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है दाब, ठीक है। चलिए वायुमंडलीय दाब। अब अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखा जाता है, किसके पात्र में रखते हो आप? सीसा, आयरन, लोहा, या एल्यूमिनियम? सही आंसर क्या है, सीसा। देखो सीसा क्या होता है, पीवी को अगर हम ले तो इसके कितना होता है, 82। 82 क्या है इसका परमाणु क्रमांक। और इसके ऊपर के तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। और ये क्या करते हैं, ये जो तत्व हैं इसके ऊपर के, तब तक अल्फा, बीटा, गामा कण उत्सर्जित करते हैं जब तक स्थायी ना हो जाए, जब तक स्थायी ना हो जाए। और स्थायी होने के लिए क्या करना है, स्थायी ना हो जाए मतलब इनका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 82 ना हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि जो लेड होता है पूरी आवर्त सारणी में सबसे स्थायी तत्व माना जाता है लेड को, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। तो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि 82 के ऊपर जाता है, तो इसका वो जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी शो करने लगता है। अब देखो रेडियो एक्टिविटी आखिर होती क्या है, रेडियो एक्टिविटी को आप आसानी से निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज्यादा हो जाता है तो ये रेडियो एक्टिविटी शो करने लगते हैं। और 82 से ऊपर जितने भी तत्व हैं सभी में न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से ज्यादा हो गया है, जिस वजह से ये रेडियो एक्टिविटी शो करने लगते हैं। और ये बस मूल कणों को निकाल कर, जैसे अल्फा को निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार परमाणु भार में 2 की कमी हो जाएगी। और वहीं अगर हम बीटा को निकालते हैं तो परमाणु क्रमांक अपरिवर्तित रहेगा, परमाणु भार में कमी हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये क्या करते हैं, ये अपने निरंतर परमाणु क्रमांक को कम करने की कोशिश करते हैं। और अंततः ये 82 को प्राप्त करना चाहते हैं, कौन, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? परावैंगनी किरणों का उत्सर्जन करते हैं, अवरक्त का, रेडियो का, किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर टू रीच 82, है ना, यहां तक पहुंचने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणात्मक आवेश। और अल्फा कण कैसे होते हैं, 2He4, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव। वहीं बीटा की हम बात करें तो बीटा कितना हो जाता है, 1V, इस तरह से। तो ये कैसा होता है, ये होता है नेगेटिव। वहीं अगर हम गामा की बात करें तो ये कैसा होता है, 0। और एक्स रे तो है ही नहीं, है ना, किसी तरह का कोई। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा। बीटा या इलेक्ट्रॉन कण या नेगेटिव शो करती है। चलिए निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? समभारिक कौन होता है, जिसका एटॉमिक मास सेम, क्या हो, एटॉमिक मास सेम, है ना, इन्हें हम बोल देते समभारक। और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप अल्फा किरणों का उत्सर्जन करते हो, क्वेश्चन नंबर 669, अगर आप अल्फा किरणों का उत्सर्जन करते हो तो इससे परमाणु भार में कितने की कमी होती है, परमाणु भार में कितना होगा, 4 कम हो जाता है ना। वहीं अगर आप बीटा का उत्सर्जन करते हो तो बीटा के उत्सर्जन से क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है
बीटा के उत्सर्जन से क्या होता है, एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एक इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक नंबर। वहीं हम अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास कैसा होता है, सेम ही रहता है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बीटा। वहीं गामा की हम बात करें तो गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही परमाणु क्रमांक पर और ना ही परमाणु भार पर, एक्सरे से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और परमाणु भार को अगर हमें 4 कम करना हो तो किसका उपयोग करेंगे, अल्फा का, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। अब देखो, कोई तत्व आपका है, मान लीजिए ये है आपका तत्व, है ना, ये है एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, ये है मास, है ना, एटॉमिक मास। अब आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने एक बीटा कण का उत्सर्जन कर दिया, तो जैसे ही आप बीटा कण का उत्सर्जन करोगे तो परमाणु भार तो समान रहेगा, लेकिन परमाणु क्रमांक जो एटॉमिक नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर क्या होगा, एक बीटा कण निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम इसे शो करेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक की वृद्धि हो गई। क्या हो गई, एक की वृद्धि। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, अगला है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है, न्यूनतम पारगम्य मतलब चीजों में से गुजर जाने की, न्यूनतम पारगम्य कौन सी होती है, एक्स किरणें नहीं होती, अल्फा, बीटा या गामा, न्यूनतम पारगम्यता किसकी होती है, आपको ये बताना है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा की। अल्फा की जो पारगम्यता होती है वो न्यूनतम होती है। देखो, बीटा, बीटा के बाद आता है गामा, और गामा के बाद आता है अल्फा। ये किस चीज का क्रम है, पारगम्यता का। ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये किस चीज का है, पारगम्यता का। वहीं अगर हम बात करते हैं आयनीकरण की, तो अल्फा, बीटा और गामा, ये किस चीज का होता है, ये होता है आयनीकरण का, आयनिक क्षमता का क्रम। वहीं अगर हम बात करते हैं वेदन क्षमता की, तो क्या हो जाएगा, गामा, फिर आता है बीटा और फिर आ जाता है अल्फा। ये किस चीज का क्रम होता है, ये होता है वेदन क्षमता का, वेधन क्षमता। ठीक है ना, तो ये जो 3 क्रम हैं, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें पारगम्यता वाला याद रखना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बीटा सबसे पहले आ जाता है और अल्फा सबसे बाद में। बाकी सब में आप देख सकते हो क्रम है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण होता क्या है, अल्फा कण होता है हीलियम नाभिक के समान होता है अल्फा कण। इस तरह से हम शो करते हैं अल्फा कण को। तो ये क्या है, ये है परमाणु क्रमांक, मतलब कि एटॉमिक नंबर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं 4, तो ये क्या है, ये है एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपसे पूछा गया अल्फा कण में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अगर हम यहाँ से देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे, 2 और 2, है ना, तभी तो होगा 4। ये क्या है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एटॉमिक मास, बनाते हैं ना। अब यहाँ पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सही है, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा कण। देखो, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होते, बस एक इस तरह से, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, 2He4, ये कौन से होते हैं, ये होते हैं बीटा पार्टिकल। और ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बीटा पार्टिकल की मात्रा से मात्रा में 2 गुने होते हैं, क्या ये 2 गुने हैं। दूसरा, ऋण आवेशित होते हैं अल्फा, नहीं, अल्फा तो कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, पॉजिटिव, और ये कैसे होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, गामा किरणों की तुलना में कम आयनिक क्षमता होती है, अल्फा पार्टिकलों की क्या कम आयनिक क्षमता होती है, अल्फा की सबसे ज्यादा आयनिक क्षमता होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात, तो ये भी गलत हो गया आपका और ये भी गलत हो गया। अब बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा होता है, बिल्कुल सही, ये होता है बिल्कुल हीलियम के केंद्रक के जैसा ही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये कैसा होता है, ये तो हम बता रहे हैं आयनन क्षमता की, आयनन क्षमता का क्रम है ये चीज आपको याद रखनी है। ओके,
चलिए, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है अल्फा कण में दो धनात्मक आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? अल्फा कण कितने? दो धनात्मक आवेश होते हैं अल्फा कण, 2He4। ठीक है, इसका द्रव्यमान निम्न में से किसके बराबर होता है? दो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, दो पॉजिट्रॉन और दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, दो पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान, और प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एकल धनात्मक आवेश होता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो। तो देखो, ये चीज तो हो ही नहीं सकती। पॉजिट्रॉन मतलब अपने आप में धनात्मक आवेश ही है। ओके। दूसरा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि 2He4 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। ओके। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित किस बीटा किरणें क्या होती हैं? देखो, बीटा किरणों को हम शो कैसे करते हैं? बीटा किरणों किरणों को हम इस तरह से शो करते हैं। बीटा किरणें होती कैसी हैं? नेगेटिव होती हैं। कैसी होती हैं? ये इलेक्ट्रॉन के समान होती हैं, और इनके उत्सर्जन से क्या होता है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर एक से इंक्रीज होता है, और एटॉमिक मास डोंट चेंज। एटॉमिक मास डोंट चेंज। ठीक है ना, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बीटा किरणें क्या होती हैं? केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होती हैं, उदासीन कण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, या केंद्रक या न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। ठीक है। उदासीन कौन सा होता है? गामा होता है। केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण होते हैं? नहीं, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्रक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वहां पर नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ओके। अब विद्युत चुम्बकीय विकिरण होती है? बिल्कुल नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है, इलेक्ट्रॉन के समान होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन सही। अगला क्वेश्चन, गामा किरणें किससे बनी हुई होती हैं? मेसोन कण से, न्यूट्रॉन कण से, हिग्स बोरोन से, या विद्युत चुम्बकीय तरंगों से? ठीक है। देखिए, मेसोन क्या होता है? मेसोन कण वो होता है जो कि क्वार्क और एंटी क्वार्क से जनरेट होते हैं। देखो, आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। मेसोन कण किसे बोलते हैं? मेसोन कण का सीधा सीधा सा मतलब होता है जो कि क्वार्क या एंटी क्वार्क, एंटी क्वार्क से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? इन्हें हम गामा किरणें, सॉरी, इन्हें हम मेसोन बोल देते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर आप देखो तो मेसोन कोई एक नहीं है। मेसोन तो एक कण हमने कॉमनली ले लिया कि मेसोन कण है, बाकी अगर आप देखो तो 140 से भी ज्यादा मेसोन कण है जो कि खोजे जा चुके हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप, 140 से भी ज्यादा खोजे गए, और इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे एक नाम आप पढ़ सकते हो, केओन पढ़ सकते हो आप, है ना, केओन। दूसरा आप देखें अगर तो रो होता है एक, जिसे हम RD से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर केओन है तो केओन को हम रिप्रेजेंट करते हैं SU से। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पायन आप देख सकते हो, पायन, है ना। इसी तरह से वेरियस टाइप के होते हैं। B0 भी एक होता है, और बहुत सारे होते हैं। एक आप पाई मैसॉन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम पढ़ते ही रहते हैं, पाई मैसॉन भी होता है ना, एटसेट्रा। करीब 140 से भी ज्यादा खोजे गए हैं पूरे ब्रह्मांड में, है ना, जिनमें से आपके लिए ये केवन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और मेसॉन, जिसके नाम से ही पूछा जाता है। इसके अलावा रो और बायोन, है ना, बीटा जीरो नहीं पूछते हैं। तो आपको इतना पढ़ना है, जिसमें से केओन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा केओन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक तरह का मेसोन कण होता है। ठीक है। अब देखो, न्यूट्रिनो हम सभी जानते हैं क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आता है हिग्स बोरोन। हिग्स बोरोन क्या होता है? हिग्स बोसोन। देखो, हिग्स बोसोन माना गया कि जो प्रकृति होती है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो एक छोटे से कण से मिलकर बना हुआ है, और उस छोटे से कण के जो सबसे नजदीक माना जाता है, उसे हम मान देते हैं हिग्स बोरोन, हिग्स बोसोन।
ये एक मूल कण है। हम ऐसा मानते हैं कि इसी से प्रकृति का जन्म हुआ है, मतलब कि यही एक कण है जिसके कारण ब्रह्मांड बना है। ठीक है ना, इसे हम बोल देते हैं मूल कण। ये चीज आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।